हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, यूपीएससी 2023 का प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी 2023 प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। तो किसके बारे में बात हो रही है? एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है। और इसमें कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, या कौन किस तरह से इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। तो चार तरह के स्टेटमेंट्स हैं और देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्री स्कूल में जो चिल्ड्रन यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एडोलसेंट्स मतलब तरुण हैं, किशोर हैं, और जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कैल्शियम की गोलियां दी जाए सप्लीमेंट के तौर पर, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो हमें सबको पता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ उनके शरीर से एक नाल निकली होती, दैट इज नोन एज नाभिनाल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड। और होता यह कि आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ बर्थ, थोड़ी देर के पश्चात ही इस नाल को हम पहले इसको बांधते हैं और इसको फिर बाद में कट कर देते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि तुरंत नहीं कट करना है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि ये नाभिनाल तुरंत ना काटी जाए और इसको थोड़े समय बाद काटा जाए, मतलब 5 से 10 मिनट या 4 से 5 मिनट के बाद, जन्म के बाद काटा जाए। ये भी इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। थर्ड पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेज इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स। तो जो बच्चे हैं और जो आपके किशोर हैं, उनके शरीर में जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए पीरियोडिक डिवॉर्मिंग की जाए, मतलब समय समय पर उनको कृमिनाशक दवाएं दी जाए। The fourth statement says it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis। तो ये तीन तरह के जो रोग हैं, जो कि ये तीनों तरह के रोग जो है, इसमें खास बात क्या है कि ये खाने में किसी भी प्रकार के आयरन या फोलिक एसिड की कमी से नहीं होते, यानी ये नॉन न्यूट्रिशनल वजहों से ये रोग होते हैं और इन रोगों की वजह से शरीर में एनीमिया हो जाता है। तो ये इन रोगों को समाप्त करके एनीमिया को समाप्त करना एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी नाम के प्रोग्राम का के अंतर्गत एक लक्ष्य है। सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो कौन कौन सा कथन सही है ये तो नहीं पूछ रहा, लेकिन कितने कथन सही है, चार में से कितने कथन सही है। केवल एक, ओनली वन, ओनली टू, यानी केवल चार में से दो कथन सही हैं, ओनली थ्री, चार में से तीन कथन सही हैं, या ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि चारों के चारों सही हैं। तो चलिए देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी में कौन कौन से लक्ष्य दिए गए। कुल मिला के 6 लक्ष्य हैं और 6 में से अगर आप देखेंगे तो पहला लक्ष्य कहता आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन करना है, यानी कि कैल्शियम की दवाई देने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कैल्शियम नहीं देना है। दूसरा डिवॉर्मिंग की बात है, कृमिनाशक की बात है, और इसके लिए जो पीरियोडिक समय समय पर बच्चों को एबेंडाजोल की टैबलेट्स जो है, एबेंडाजोल एक दवा आती है, उसकी टैबलेट्स इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। तो दो चीजें तो हमें दिखाई पड़ गई, हमें मिल गई कि डिवॉर्मिंग की बात सही है, और हाँ कैल्शियम वाली बात गलत हो गई। कैल्शियम की जगह हम देख रहे हैं कि आयरन और फोलिक एसिड दिया जा रहा है। तीसरी जो चीज है कि अगर आप देखेंगे डिलेड cord clamping in newborns, intensified year-round behavior change communication and campaign solid body smart mind, including ensuring delayed cord clamping in newborns। तो नए नवजात शिशुओं जो है, उनमें जो अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभिनाल तुरंत ना काटी जाए। ठीक है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे नाभिनाल काटने की, तो ये नाभिनाल को तुरंत ना काटा जाए और लगभग 3 से 5 मिनट या उससे ज्यादा वक्त तक इंतजार किया जाए, तब तक जब तक इस नाभिनाल में अम्बलाइकल कॉर्ड में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड चल रहा है, इसमें स्पंदन आ रहा है, यानी कि इसमें पल्स आ रही है। और जब ये पल्स आना बंद हो जाए,
आफ्टर दैट यू कैन क्लैंप एंड कट दिस पर्टिकुलर अम्बलाइकल कॉर्ड। फायदा क्या होता है कि जिन बच्चों में अम्बलाइकल कॉर्ड को काफी बाद में यानी काफी थोड़े समय के पश्चात काटा जाता है, बांधकर काटा जाता है, तो उन बच्चों में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, मतलब उनमें सर्कुलेशन संबंधित समस्याएं कम आती हैं। ऐसे बच्चों को हृदय संबंधित बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती हैं। और ऐसे बच्चों में एक तीसरी खास बात है कि इनमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या दूसरे शब्दों में के रक्त का निर्माण बहुत अच्छी तरह से होता है। तो अगर हम केवल बच्चों में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का काम करें, यानी कि उनकी नाभिनाल थोड़ी देर से काटे या उसको बांधें, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के एनीमिया होने की संभावना या एनीमिक होने की संभावना घट जाती है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये भी हमारा स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। द सिक्स्थ, इफ यू सी द सिक्स्थ पर्टिकुलर सेक्शन, तो वहां पे तीनों रोगों के नाम आपको मिल जाएंगे, मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथिस एंड फ्लूरोसिस। ये तीन के तीनों रोग हैं, और तीनों के तीनों रोग में नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज से ये रोग होते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज आपके पास है, सामने दिखाई जा रही है, ये एनीमिया मुक्त भारत जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सीधे के सीधे वहीं से ये इमेज है। और इसमें से 6 लक्ष्य थे, 6 में से यूपीएससी ने क्या किया है कि 4 लक्ष्य चुन लिए हैं, और उसमें से एक लक्ष्य को क्यों बदल दिया है, आयरन और फोलिक एसिड की जगह उन्होंने कैल्शियम डाल दिया है, बाकी के लक्ष्य वैसे के वैसे ही निकाल लिए हैं। और इस तरह से यूपीएससी ने इस प्रश्न को बनाया था। तो अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज यहां से नहीं पढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप गेस करेंगे कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इन न्यूबॉर्न का एनीमिया से क्या लेना देना, तो इस ऐसी स्थिति में प्रश्न के गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला वाला तो गलत हो गया भाई कि कैल्शियम की जगह आयरन और फोलिक एसिड दिया जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग यानी कि नाभिनाल को 2 से 3 मिनट के बाद काटने की बात है, तो ये सही है। तीसरा पीरियोडिक डिवॉर्मिंग यानी कि समय समय पे कृमिनाशक दवाएं देने की बात, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट जो है नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ डिजीज, मलेरिया, फ्लोरोसिस जैसे रोगों को रोकने की बात है, वो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 4 में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? 3 स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ओनली 3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका पहले जो कोई प्रश्न है आपका साइंस टेक का, उसका सही जवाब है 3 ऑफ द अबव या ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कार्बन फाइबर्स के बारे में है। और फिर से 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और नॉर्मली ऐसा होता है, सामान्यता ऐसा होता है, यानी 10 में से 9 बार तो ऐसा होता है कि अगर 2 स्टेटमेंट दिया होता है यूपीएससी में, तो 2 में से 1 स्टेटमेंट सही होता है, दूसरा गलत होता है। तो अगर आपका एक स्टेटमेंट गलत सही हो गया, तो दूसरे के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, या पहला आपने गलत पकड़ लिया तो दूसरे के सही होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो 2 स्टेटमेंट देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कार्बन फाइबर की खास बात क्या होती है? कार्बन फाइबर बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं, दे आर वेरी लाइट वेट। और स्टील से भी ज्यादा ये क्या होते हैं? ताकतवर, मतलब इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ या ताकत बहुत ज्यादा है, और ये बहुत हल्के होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो कॉमन सेंस की बात, अगर कोई चीज हल्की है और ज्यादा ताकतवर है, स्टील से भी ज्यादा ताकतवर और स्टील से ज्यादा हल्की है, तो हम हवाई जहाज बनाने में उसका प्रयोग जरूर करेंगे, या हमारी गाड़ी वगैरह कोई जैसे फॉर्मूला 1 रेस कार्स होती हैं, उन इस तरह की रेस कार्स की जो बॉडीज है वो कार्बन फाइबर से बनाई जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि गाड़ी या हवाई जहाज का वजन कम हो जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ या जिसको हम कहते हैं शक्ति में, ताकत झेलने की, जो चोट झेलने की क्षमता में कोई भी कमी नहीं आती। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल्स बनाने में कार्बन फाइबर्स का यूज किया जाता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत हो जाता है, तो इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो कार्बन फाइबर का एक बार प्रयोग कर दिया गया तो इसको फिर से यूज नहीं कर सकते, प्लास्टिक की तरह इसकी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसको कई बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और दूसरा नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन, निम्नलिखित क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। तीन कथन दिए हैं, तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनमें पूछा गया है किसके बारे में, एक यंत्र के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है एक्सेलेरोमीटर। ये आपके पास बना है। एक्सेलेरोमीटर क्या चीज होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी डिवाइस में जिसमें ये यंत्र लगा हुआ है, उसमें अगर मूवमेंट होता है, उसमें अगर उसकी गति या दिशा में परिवर्तन होता तो इसको एक्सेलेरोमीटर नाम का ये जो यंत्र है वो उसको भांप जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज है कि ये मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई चीज स्थिर है तो एक्सेलेरोमीटर में रीडिंग 0 आती है और जैसे उसमें डिटेक्ट हल्का सा मूवमेंट होता है तो एक्सेलेरोमीटर उस चीज को ज्ञात कर लेगा, उसका भान कर लेगा। तो ये गति के बारे में जानकारी देने वाला यंत्र है कि किसी वस्तु विशेष में गति हो रही है अथवा नहीं, या उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है अथवा नहीं। तो मुझे थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया कि एक्सेलेरोमीटर वाकई में काम क्या करता है। अब बात करते हैं कहां पे इसका यूज हो सकता है। तीन स्टेटमेंट दिए गए। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग। तो एयरबैग जब कार जाके किसी चीज से टकराती है तो एयरबैग्स खुल जाते हैं। और क्या इस पर्टिकुलर कोलिजन में के वक्त एक्सेलेरोमीटर का यूज उसमें होता है, कार में यूज होता है कि नहीं? तो चलो एक एक स्टेटमेंट को हम लोग सही या गलत करते ही चले आगे। तो देखिए ऐसा होता है जब कार जब है, हमारी गाड़ी है और हाई स्पीड पर गाड़ी जा रही है, अगर मान लीजिए किसी चीज से टकराती है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं सेंसर। गाड़ी के आगे बोनट पे, बम्पर पे सेंसर लगे हुए हैं और ये जुड़े होते हैं किस यंत्र से? दे आर जस्ट अटैच्ड विद एक्सेलेरोमीटर में। तेजी से चलती हुई गाड़ी में अचानक से उसकी गति परिवर्तित होती है या कम होती है, धीमी हो जाती है बहुत तेज से विद इन सेकेंड्स, तो एक्सेलेरोमीटर इस चीज को गॉच कर लेता है, इसको पता कर लेता है और अंदर जो एयर बैग्स है उनका डिप्लॉयमेंट हो जाता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। तो गाड़ियों के एयर बैग खुलने के पीछे एक्सेलेरोमीटर बहुत ज्यादा यूजफुल डिवाइस होती है। द सेकंड स्टेटमेंट सेज डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ द लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो अगर कोई लैपटॉप नीचे की दिशा में गिर रहा है तो अचानक तो उसके गिरने से पहले ही हार्ड ड्राइव ऑफ हो जाती है ताकि उसमें किसी भी तरह का नुकसान ना आए। तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी दिशा में, गति में कोई परिवर्तन होगा या अचानक से कोई एब्रप्ट गति बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो उस चीज को किसी भी डिवाइस में अगर वो चीज डिटेक्ट हो सकती है तो केवल एक ही यंत्र से डिटेक्ट हो सकती है, वो है एक्सेलेरोमीटर। तो आपके लैपटॉप में अगर एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है, इनबिल्ट है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हार्ड ड्राइव का ऑफ हो जाना वो एक्सेलेरोमीटर कर सकता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो हमें पता है कि हम अगर मोबाइल फोन को अपने सामने रखते हैं तो स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड पे यानी कि सीधी होती है और अगर हम मोबाइल फोन को टिल्ट कर देते हैं तो स्क्रीन लैंडस्केप में मोड में घूम जाती है, यानी कि स्क्रीन जो है उसमें रोटेशन हो सकता है। और रोटेशन होने की बात मोबाइल फोन को कैसे पता चलेगा कि मोबाइल फोन सीधा है कि तिरछा है? तो कॉमन सेंस की बात है कि मोबाइल फोन में भी क्या लगा होगा? एक्सेलेरोमीटर। बस अंतर है कि ये वो जो एक्सेलेरोमीटर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, जबकि मोबाइल फोन में जो एक्सेलेरोमीटर होगा वो बहुत ही मिनिएचर, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होगा ताकि आपके मोबाइल फोन के अंदर वो फिट किया जा सके। तो स्टेटमेंट तीसरा जो है वो भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑल थ्री। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही हैं और दैट इज द राइट आंसर कि ये कार क्रैश में भी काम करता है, हार्ड ड्राइव को भी ऑफ करता है और साथ ही साथ मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको भी टिल्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, पहले ये बात कर लेते हैं कि रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है। तो बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, जलाशय हैं, और उन जलाशयों में होती हैं मछलियां और इन मछलियों को के अंदर जलाशय में डाला जाता है पानी, साफ पानी, ताजा। मछलियां पानी में रहती हैं और गंदा पानी जो है जलाशय से निकाल दिया जाता है, उसको हम वापस ले जाते हैं, उसको नदी में नहीं फेंकते, उसको डाल देते हैं हम किसमें? एक F4 यानी कि फिल्टर में। फिल्टर से साफ होने के बाद पानी वापस भेज दिया जाता है किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ए पंप। वापस कहां भेज दिया जाता है? उसी मछली के जलाशय में भेज दिया जाता है। और इसी चीज को हम रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं, यानी जो पानी है बार बार जो है साफ होकर मछलियों के पास पहुंचता रहता है। मछलियों के केस में क्या है, अगर हम तो रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, अगर ध्यान से आपने पढ़ा होता, सेरीकल्चर नहीं है, विटीकल्चर नहीं है, कौन सा कल्चर है? एक्वाकल्चर। और हमने अगर इस शब्द को ध्यान से पढ़ा तो
तो एक्वाकल्चर से हमें समझ में आ गया कि ये पानी के अंदर जो मछलियां वगैरह उत्पन्न करने से संबंधित बात हो रही है। तो इस सिस्टम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बायोफिल्टर, ये जो फिल्टर लगा है ये कौन सा फिल्टर है यहाँ पे? बायोफिल्टर। बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो बायोफिल्टर क्या काम करते हैं? जो मछलियों ने खाना नहीं खाया है, जो बचा हुआ खाना, उसको ये साफ कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा कहता है स्टेटमेंट, बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। तो मछलियां जो हैं वो एक जहरीली गैस रिलीज करती है दैट इज नोन एज अमोनिया। बेसिकली इनके जो वेस्ट है, जो इनका जो मल पदार्थ है, उसमें से ये गैस रिलीज होती है दैट इज अमोनिया। और बायोफिल्टर इस जहरीली अमोनिया को कम जहरीले किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बायोफिल्टर इंक्रीजेस फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। यानी बायोफिल्टर क्या करते हैं? मछलियों के जल में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो चलो तीनों स्टेटमेंट पे बात करें। जो चीज फिल्टर है वो चीज कभी भी किसी चीज में फास्फोरस नाइट्रोजन कुछ बढ़ा नहीं सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट तो पढ़ते ही हमने समझ लिया कि फिल्टर का काम फास्फोरस वगैरह मिक्स करना नहीं होता है, कोई गंदगी हो उसको साफ करना होता है, यही फिल्टर का काम होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया। अब बचे दो स्टेटमेंट। बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। या तो ये मछलियों के खाने को साफ कर रहा है, या बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, जो बायोफिल्टर होता है वो केवल और केवल जो है अमोनिया जो होती है, क्योंकि मछलियां जरा से अमोनिया की मात्रा बढ़ गई अगर पानी में, तो मछलियां फिर जीवित नहीं रह पाएंगी, उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। तो बायोफिल्टर बेसिकली हम इसीलिए लगाते हैं कि जितनी अमोनिया पैदा हो रही है, जहरीली गैस है, जहरीला केमिकल है, ये सारा का सारा साफ कर सके। तो बायोफिल्टर का मुख्य कार्य जो है वो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि जो अमोनिया प्रेजेंट है फिश वेस्ट में उसको कन्वर्ट करना, मतलब उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करना। पहले स्टेटमेंट जाते हैं बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो इसके लिए कोई बायोफिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, पानी को गुजारो छन्नी से। अगर फिश वेस्ट अगर कोई है, कोई दाना वगैरह है जो कि मछली ने नहीं खाया, तो वो अपने आप छन्नी से छनकर साफ हो जाएगा। उसके लिए आपको बायोफिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट दोनों गलत हो गए, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो गया। ये अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसमें से कितने कथन सही है? तीन में से तो ओनली वन, केवल एक ही कथन सही है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से किस देश में अपना खुद का उपग्रह नौवहन तंत्र या सिस्टम मौजूद है? चार कंट्री दे रहे हैं, पूरा फैक्चुअल सवाल है, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। तो चार स्टेट हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। और इसका सही जवाब है जापान। जापान के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, और इन सब के साथ साथ जापान के पास भी अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। तो सही जवाब हो जाएगा दैट इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन है मिसाइल्स के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है जमीन, और जमीन से हमने मिसाइल को लॉन्च किया, और बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से कहां चली जाती है? नॉर्मली कहां चली जाती है? स्पेस में, और स्पेस से वापस कहां वापस आती है? लैंड में। यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को छोड़ के कहां चली जाती हैं? स्पेस, आउटर स्पेस या अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और वहां से ये वापस पृथ्वी पर वापस आती हैं। जिस पथ पर ये चलती हैं मिसाइलें, उस पथ को हम लोग तकनीकी भाषा में बैलिस्टिक पाथ या बैलिस्टिक कर्व के नाम से जानते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है कि वो बैलिस्टिक कर्व या बैलिस्टिक पाथ पर चलती हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस में जाना है तो जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल है सब की सब स्पेस में जाती हैं। ठीक है, और स्पेस में जाने के बाद वापस पृथ्वी पर गिरती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट। देखिए इस कथन को, पहले स्टेटमेंट की टेक्निकलिटीज को बात करते हैं। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था
जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन की खास बात क्या होती है, वो हवा खींचता है, हवा की ऑक्सीजन को फ्यूल के साथ मिक्स करके उसको बर्न करता है। अगर आपको स्पेस में जाना है तो आप कभी भी अपनी मिसाइल में जेट इंजन का यूज नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंजन विच इज नोन एज रॉकेट इंजन। क्योंकि रॉकेट इंजन को हवा मौजूद है उस इंजन के बाहर, उससे नहीं मतलब, यानी ये रॉकेट इंजन जो स्पेस में भी चल सकते हैं, वैक्यूम में भी चल सकते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल को जाना ही स्पेस में है, तो इसका मतलब हम जेट इंजन का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छा इन्होंने टेक्निकलिटीज बढ़ाई। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फाइट। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात, पहली बात तो ये सबसोनिक स्पीड पर नहीं चलती, सुपरसोनिक रफ्तार पर चलती हैं, हवा की आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा रफ्तार पे चलती हैं, तो यही गलत हो गया, सबसोनिक नहीं चलती। दूसरा, ये जेट प्रोपेल्ड नहीं होती, इनमें कौन सा मोटर लगता है, रॉकेट मोटर लगता है, जो कि दिखाई पड़ रहा है रॉकेट, देखो रॉकेट की तरह धुआं निकल रहा है दिवाली के रॉकेट जैसा, और कहीं भी इनटेक नहीं, कहीं से हवा अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा भी हम पढ़ते हैं। व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। जो क्रूज मिसाइल होती है वो रॉकेट पावर्ड होती है अपनी इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट में। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं, दैट इज लैंड, जमीन है, और ये रहा आपका एटमोस्फियर, ठीक है। और हम लोग बात ही कर लेते हैं ब्रह्मोस की, बात कर लेते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। तो ब्रह्मोस को जब फायर किया जाता है, वर्टिकल तरीके से लॉन्च होती है, और शुरुआत में इसको थोड़ी देर के लिए, विद इन 1 से 1.5 सेकंड के लिए एक बूस्टर के जरिए थोड़ा सा ऊपर उछाला जाता है, उसके बाद ये 90 डिग्री मिसाइल मुड़ जाती है, और पूरा का पूरा जो पथ है वो कहां ट्रेवल करती है, विद इन एटमोस्फियर। यानी क्रूज मिसाइल ने कभी भी वायुमंडल को छोड़कर, वायुमंडल से बाहर स्पेस या अंतरिक्ष में नहीं जाती, जबकि अभी हमने देखा बैलिस्टिक मिसाइल अगर इसकी जगह होती तो स्पेस में जाकर तब वो नीचे उतर रही थी। सवाल क्या कह रहा है, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। तो ये हम सही कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। अगर उस बूस्टर को मिसाइल का हिस्सा ना माना जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर बूस्टर को मिसाइल का हिस्सा, रॉकेट बूस्टर को, जो खासकर ब्रह्मोस के केस में ऐसा होता है, बाकी सारी मिसाइलों में नहीं, वहां पे शुरुआती दौर पर जो है आप कह सकते हैं कि रॉकेट पावर्ड हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही कथन गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके आगे ये जगह दिखाई पड़ रही है, और यहां से अंदर प्रवेश करती वायुमंडल की एयर, जिसमें मौजूद होती ऑक्सीजन, विच कंटेन्स ऑक्सीजन, और अंदर इसमें हवा में मिलेगा फ्यूल, और इसके बाद जो है ये मिसाइल आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि ऐसा क्यों कर सकती है ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस को हमेशा रहना एटमोस्फियर में। तो कुल मिलाकर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं, बच्चा बच्चा जानता है ये कैसी मिसाइल है, दैट इज अ काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है क्योंकि अग्नि स्पेस में जाने के बाद वापस पृथ्वी पर गिरती है। वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अभी मैंने बताया कि जबकि ब्रह्मोस जो है कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और इसमें उल्टा, यानी दोनों मिसाइलें बदल दी। ब्रह्मोस क्रूज है तो उसको कह दिया आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और अग्नि 5 को ये बहुत ही ढीला सवाल कहेंगे यूपीएससी के लेवल पर, तो इसमें बस नाम चेंजेस कर दिया, अग्नि बैलिस्टिक उसको क्रूज बना दिया, और ब्रह्मोस क्रूज है उसको बैलिस्टिक बना दिया, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही गलत है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर यूपीएससी में कोई सवाल पूछा जाता है, उसमें एक स्टेटमेंट गलत होता तो सही होता, तो दूसरा गलत हो जाता है, या पहला गलत होता तो दूसरा सही हो जाता है। इस तरह का ये जो सवाल है, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही आपके गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए कि हम इस सवालों को लगाते वक्त काफी केयरफुल हो, नहीं तो अगर इसी उसमें रह गए कि हाँ हमेशा ऐसा होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर एक सही है दूसरा गलत है, तो दोनों ही मतलब एक ही सही 50-50 होता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। लेकिन नॉर्मली जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर दो स्टेटमेंट है उसमें से एक स्टेटमेंट यूपीएससी नॉर्मली सही करता तो दूसरा गलत करता। खैर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी पॉल्यूशन, मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। चलो
एक एक पढ़ते जाते हैं और उसमें देखते हैं। तो गोल्ड माइनिंग में मरकरी या पारे का यूज होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जो रॉक या मान लीजिए इस चट्टान में मरकरी, वो सॉरी गोल्ड है, ये चट्टान का पाउडर है जो अभी हमने माइनिंग करके निकाला है, और इसमें क्या मौजूद है? इट कंटेन्स गोल्ड। अब इसको हम गोल्ड को कैसे निकालें? तो इसके लिए जो छोटे माइनर्स होते हैं इसमें मिला देते हैं Hg यानी कि मरकरी मिला देते हैं, और मरकरी जो है गोल्ड के साथ मिक्स हो जाती है और एक मिश्रण का निर्माण करती है। उसको हम तकनीकी भाषा में अमलगम कहते हैं, यानी पारा जो है सोने के साथ घुल जाता है या सोने को अपने साथ घोल लेता है। बाद में इस पारा और सोने के मिश्रण को वो जो माइनर्स होते हैं, जो खनन श्रमिक होते हैं, उसको इसको गर्म करके जलाकर सारा का सारा पारा उड़ा देते हैं, वो जल के उड़ जाता है और पीछे रह जाता है केवल गोल्ड। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, गोल्ड माइनिंग में मरकरी का प्रयोग होता है, और जब मरकरी का प्रयोग हो रहा है तो मरकरी का पॉल्यूशन तो होगा ही। दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मरकरी पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है और इससे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उनमें भी मरकरी की मात्रा पाई जाती है और इनसे भी मरकरी का पॉल्यूशन होता है। द थर्ड स्टेटमेंट सेज देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। मरकरी कितना भी कम आपकी बॉडी में चला जाए हमेशा नुकसान करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और मरकरी अगर शरीर के अंदर चला जाता है तो सबसे ज्यादा ये जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको सबसे ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो जितना कम से कम भी अगर आप मरकरी का सेवन करें या किसी भी तरह से पॉल्यूशन के संपर्क में आ जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो है मरकरी जो है आपको नुकसान ही करेगा। तो इस केस में देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऑल थ्री, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे सही हैं। द ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और अगर हम इसमें बिजली फ्लो करा दें, पॉजिटिव और निगेटिव डीसी करंट, डायरेक्ट करंट अगर फ्लो करा दें, तो जो कैथोड होता है उस पर आपको मिल जाती है हाइड्रोजन। नॉर्मली ये बिजली हमें प्राप्त कहां से होती है? कोयला वगैरह जलाकर हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर यही बिजली हम किसके द्वारा प्राप्त करें? सोलर से या विंड से, इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या ग्रीन सोर्सेस से ये बिजली प्राप्त करें। कौन सी बिजली? जिस बिजली या विद्युत की सहायता से हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन मिली है, इस हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा दैट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन कहां कहां यूज हो सकती है, चलिए इसमें बात करते हैं। तीन स्टेटमेंट पूछे गए। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। तो जैसे आपकी गाड़ी है, कार में पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल कार के इंजन के अंदर जलता है, इस तरह के इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन या आंतरिक दहन इंजन करते हैं, जहां पे ईंधन इंजन के अंदर जलता है। तो अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है तो सीएनजी भी उसी तरह से इंटरनल कंबशन इंजन में जल रही है। एलपीजी लगी हुई है तो एलपीजी उसी तरह से इंटरनल कंबशन इंजन में जल रही है। और अगर आपकी गाड़ी मॉडिफाइड है, जैसे कि इस वक्त टोयोटा कंपनी जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन हाइड्रोजन के प्रयोग के द्वारा, इंटरनल कंबशन इंजन के प्रयोग के द्वारा नई तरह की गाड़ी का निर्माण कर रही, कार का निर्माण कर रही है, जो कि फाइनल स्टेजेस में। तो कार के इंजन को अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो कार के इंजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं या हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं। और हाइड्रोजन आपने कहां से लाई? नॉर्मल पेट्रोलियम से निकाली कि आपने वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब अच्छे तरीकों से, हरित तरीकों से वो पैदा की है। तो हाँ, बिल्कुल इसका यूज हम इंटरनल कंबशन इंजन में, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेन वगैरह में, किया जा सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, बिल्कुल सही है। HCNG, हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी की बात अभी हुई थी, लास्ट ईयर ही बात चल रही थी कि जो नॉर्मल गैस होती, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें अगर हाइड्रोजन को मिश्रित कर दिया जाए तो ये जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं, अगर ये इस सीएनजी का प्रयोग गाड़ियां करेंगे तो उसमें पावर ज्यादा पैदा होगी और इंजन में वियर एंड टियर कम होगा। तो सीएनजी के साथ हाइड्रोजन मिला के उसकी पावर को बढ़ाया जाता है और ये हो ही रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने पेपर्स पढ़े होंगे तो आप ये वाला स्टेटमेंट आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। और ये भी नॉर्मली जनरल लास्ट ईयर के पेपर से ही है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स
के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल थ्री, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वॉल्बेचिया मेथड is sometime talk about with the reference to which one of the following। वोल्बेचिया मेथड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 2 3 4। और ये 2018 से ये बात चलती आ रही है, लगभग 2018-19 से लेकर और अब 23 आ गया। तो पिछले 4-5 साल से ये चीजें बड़ी ही चर्चा में रही हैं। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छरों के द्वारा होने वाले वायरल रोगों को नियंत्रित करने में इस वोल्बेचिया मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल, जो फसलों के अवशेष हैं इनको पैकिंग मटेरियल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को में इसका प्रयोग होता है। दूसरा प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जैव अपघटनीय प्लास्टिक्स के निर्माण में जो कि अपने आप नष्ट हो जाएं। प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास की सहायता से बायोचार का निर्माण करना, एक तरह का कोयला होता है उसका निर्माण करना। और इसका सही जवाब जो है, जो कि जैसा कि मैंने आपसे बताया, इसका सही जवाब है पिछले कई सालों से चर्चा में कि ये जो है कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो है। और खासकर ये मेथड जो है डेंगू के रोग में, डेंगू का जो रोग होता है उसको कंट्रोल करने में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है कि जो डेंगू है हमारा, उसमें हम डेंगू का मॉस्किटो होता है एडीज एजिप्टाई, तो एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो को हम एक बैक्टीरिया, स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है, एंड दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज नोन एज वॉल्बेचिया बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये मॉस्किटो जब मेट करते हैं तो इनके जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें, और खासकर इन दोनों मॉस्किटो में डेंगू का जो वायरस है वो आसानी से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो अगर हमने ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो नॉर्मली रिलीज कर दिया आबादी में, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इस तरह के मॉस्किटोस की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि खुद तो इन्फेक्ट है ही, इसके बच्चे भी इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाएंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे जो डेंगू का वायरस है इन मॉस्किटोस की आबादी में खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और भारत जैसे देशों में इस रोग में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो सन 2018 से लगातार ये काम चल रहा है और ये मेथड जो है दैट इज नोन एज वॉल्बेचिया मेथड, इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गला सूख गया, कट देना इसको थोड़ा सा, कट करके इसको जोड़ देना। अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यहां से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियल मेटाजीनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है 4 आपके। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, तो हवा से डीएनए के सैंपल्स प्राप्त करना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ ए हैबिटेट, तो जो किसी परिवास, किसी आवास क्षेत्र में जो पक्षी हैं पाए जाते हैं उनका जेनेटिक मेकअप, उनका जो जीनी संरचना उसके बारे में पता लगाने से संबंधित। तीसरा ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल, तो जो ऐसे जानवर जो गतिमान हैं उनसे हवा में उड़ने वाली डिवाइसेस जैसे कि ड्रोन इत्यादि से उनके ब्लड सैंपल लेने की तकनीक। चौथा ऑप्शन कहता है सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल
एरियाज फॉर कलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स सैंपल्स फ्रॉम लैंड, सरफेस एंड वाटर बॉडी। तो जमीन और जलाशयों से पौधे और जंतुओं के सैंपल्स जो है वो प्राप्त करने की, ड्रोन्स के द्वारा उन सैंपल्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम एरियल मेटाजीनोमिक्स कहते हैं। अगर इसको हम लोग बात करें एरियल, तो इसमें एयर जरूर होगी और दूसरा है जीनोमिक्स, यानी कि इसमें डीएनए जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। तो हवा से डीएनए के सैंपल्स, बैक्टीरिया वगैरह के सैंपल्स, उनके जो डीएनए को प्राप्त करने की जो तकनीक है उसको हम एरियल मेटाजीनोमिक्स के में कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? ऑप्शन है 4, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। फौना का मतलब होता है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल। ऑप्शन बी से स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स। अच्छा, इसको हिंदी में बता देते हैं, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। विभिन्न प्रकार की जो जंतुओं की जातियां हैं, जीवधारियों में जंतु एनिमल्स की जो जातियां हैं, उनके मध्य में जो जैव विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास जिसको कहते हैं हम हुआ है, उसके उनके बीच में कैसा आपस में अंतर संबंध है वो उसका पता लगाना। जैसे कि मनुष्य का संबंध क्या कपी यानी कि एप से है या नहीं, इसका क्या पता हम माइक्रोसैटेलाइट डीएनए की सहायता से लगा सकते हैं। कि जैसे हम लोग कहते हैं लैमार्क ने, डार्विन ने कहा कि मनुष्य का विकास कपियों से हुआ, एप से हुआ है। तो क्या ये बात सही है कि नहीं? तो हम जेनेटिक लेवल पे इसको कैसे सिद्ध करेंगे? क्या माइक्रोसैटेलाइट डीएनए से इसको सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? बात ये हो रही है। द सेकंड ऑप्शन सेज स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफर इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू। तो स्टेम सेल्स को अलग अलग तरह के ऊतकों में परिवर्तित करने की विधि में माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का प्रयोग किया जाता है। नंबर सी ऑप्शन सेज प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हार्टिकल्चर प्लांट। तो जो हार्टिकल्चर से संबंधित प्लांट्स हैं, जो हमारी जो पौधे हैं, उनका क्लोनल प्रोपोगेशन करना, यानी कि उनके कई सारे क्लोन्स बनाना, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन से कहता है। चौथा ऑप्शन कहता है एक्सेस द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है उसके ऊपर ड्रग ट्रायल्स करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है, जो कि अगर समझ में आता है क्वेश्चन को, अगर 2 बार पढ़ें तो एक एक करके इसको एलिमिनेट करके अगर इसको करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। पहली चीज तो ड्रग ट्रायल और ड्रग्स में इसका यूज तो नहीं होता है। दूसरा, टिश्यू कल्चर में अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं भी माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का नाम आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। और स्टेम सेल कई सालों से चर्चा में रही है, वहां पर भी हमने कभी माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का नाम नहीं पढ़ा है, अभी तक तो नहीं पढ़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना होता है, यानी कि मनुष्य का विकास कपियों से हुआ है। जब हमें जेनेटिक्स में इसको सही करने की, इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर डीएनए के कुछ स्पेशल सेगमेंट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं आपस में इंटर रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, और वहां पे हम माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब होगा दैट इज स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, दैट इज एनिमल। तो इसका सही जवाब ये है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर के बारे में विचार करिए। कौन कौन से उद्योग हैं? फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशालाएं, और तीसरा है स्टील प्लांट्स यानी कि इस्पात के कारखाने। उनमें उनके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डीकार्बोनाइजिंग। ये तो हार्ड टू एबेट सेक्टर कहा जाता है इन सेक्टर्स को, हार्ड टू एबेट सेक्टर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना हम बहुत कोशिश करें तो भी कम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही खर्चीला होगा। ऐसे सेक्टर्स को हम हार्ड टू एबेट सेक्टर कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। तो इन तीनों इंडस्ट्रीज में किसमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो जरूरत से ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है उसके निष्कासन को कम कर सकते हैं।
तो पहला है फर्टिलाइजर प्लांट की बात करें, फर्टिलाइजर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर प्लांट में जैसे कि हम बात करते हैं यूरिया, और यूरिया बनता है नॉर्मली अमोनिया से, और अमोनिया बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और इसमें जो हाइड्रोजन अभी तक यूज होती है फर्टिलाइजर प्लांट्स में, वो हाइड्रोजन कहां से आती है, वो पेट्रोलियम से आती है, पेट्रोलियम पदार्थों से। ठीक है, तो पेट्रोलियम पदार्थों से हाइड्रोजन अभी तक हम निकालते हैं। अब ये हाइड्रोजन अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन के सोर्स से मिल जाए तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम पदार्थों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम फर्टिलाइजर्स का निर्माण बिना कार्बन डाइऑक्साइड यानी पेट्रोलियम के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। तो यहां पर अमोनिया के निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन आप यूज कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशालाओं में, तो तेल शोधनशालाओं में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं तो डिसल्फरेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि तेलों से जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसमें से सल्फर के निष्कासन में हम इसका प्रयोग के द्वारा काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड के विमोचन से मुक्त या फ्री हो सकते हैं। तो यहां पे डिसल्फरेशन ऑफ क्रूड ऑयल में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन से स्टील प्लांट्स, तो अगर आपने यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे मेरे, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक बार बात की थी ग्रीन स्टील की, और ग्रीन स्टील में जो स्टील का निर्माण है उसके निर्माण के प्रक्रम में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उस स्टील का नाम ग्रीन स्टील है। यूरोप में अभी उसका निर्माण प्रारंभ किया जाने वाला है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हो जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी और स्टील प्लांट्स तीनों में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज ऑल 3। तो ये थे आज के जो यूपीएससी में जो पूछा गया सवाल, यूपीएससी 2023 प्रिलिमिनरी एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी सवाल थे उनसे संबंधित जवाब और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा है आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।